हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। 26 जनवरी की तैयारियां जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, तो हम आज पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर इस बार मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाला है। साथ में ये भी देखेंगे कि मुख्य अतिथि कौन होगा, किस देश का नेता यहाँ पर आएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होने वाली है, मुख्य अतिथि को चयन करने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर मैं समझाऊंगी कि हमारा इतिहास क्या रहा है मुख्य अतिथियों के मामले में, कि कब कौन सा देश जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आया है और कौन से कॉन्टिनेंट से जो है ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति। तो इस बार जो है इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस में जो है मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। और आप सबको पता है हजारों साल पुराने हमारे रिश्ते हैं। अब किसी को लगेगा कि हजारों साल कैसे, तो जब से मतलब वो जावा, सुमात्रा, आपने जो है अशोक के शासनकाल में जो है बहुत सारा नाम ये सुने होंगे। इवन महाभारत रामायण के समय से जो है हमारे संबंध जो है सांस्कृतिक हो या व्यापारिक हो, बहुत सारे पुराने संबंध हमारे यहाँ पर रहे हैं इनके साथ, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे मुख्य बिंदु क्या है। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि जो होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। नाम याद रखिएगा, प्रबोवो सुबियांटो जो है इस बार हमारे मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने जो है इस बात की पुष्टि की है 25 और 26 यहाँ रहेंगे। इसके साथ जो है कई जगह आप ये भी देखेंगे कि शायद यहाँ से जाने के बाद वो जो है पाकिस्तान भी जाएंगे। ये सारी चीज़ें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो जरूरी है वो ये है कि मुख्य अतिथि का जो चयन होता है वो आखिरकार किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो मुख्य अतिथि चयन की प्रक्रिया कार्यक्रम से लगभग 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। 6 महीने पहले हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ हमारे जो है रिश्ते बहुत अच्छे खासे हैं और जो है काफ़ी समय से हमारे यहाँ पर जो है किसी विशेष उपलक्ष्य में उनको इनवाइट नहीं किया गया है। तो सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि का चुनाव कई कारणों से तय होता है। पहला रणनीतिक होता है और कूटनीतिक भी कारण होते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी देश के नेता को हम अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट्स तो चाहिए होंगे, या फिर जो है हम अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं उनके माध्यम से। व्यावसायिक भी होते हैं, व्यावसायिक मतलब जो आर्थिक लाभ भी हम चाहते हैं कि कल को हम जो है कोई व्यापारिक समझौता या संबंध यहाँ पर स्थापित करें तो हमें बेनिफिट यहाँ पर मिले। और अंतरराष्ट्रीय भू राजनीति में तो हमें जो है बेनिफिट मिलता है। ये बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहाँ पर जो है कल को अगर हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो ये देश हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि जो इंडोनेशिया है बहुत सारे ग्रुप्स में जो है हिस्सा है जहाँ पर भारत भी शामिल है, उनको हम देखेंगे लास्ट में। मुख्य अतिथि के तौर पर किसे चुनना है, इसमें सबसे प्रमुख भारत और उस देश के संबंधों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ऐसे देश को तो नहीं बुलाएंगे हम जिसके साथ हमारे कोई व्यापारिक संबंध भी नहीं है, सांस्कृतिक संबंध भी नहीं है, और साथ में जो कुछ समय से उसके साथ हमारे संबंध भी खराब रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति को जो है हम अपने गणतंत्र दिवस पर शायद ही आमंत्रित करें। ये चांसेस जो है बिल्कुल नगण्य या जीरो है। तो यहाँ पर सारी बातों का ध्यान रखा जाता है जिसका प्रतिनिधि जो है हम यहाँ पर बुला रहे हैं। साथ में देखें विदेश मंत्रालय, ये सारा कामकाज कौन देखता है, विदेश मंत्रालय। और वही नोटिफिकेशन या जो है हमें बताता है कि इस बार जो है हमारे यहाँ पर कौन मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले। से अभी जो है हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी विदेश मंत्रालय ने ही दी है। तो विदेश मंत्रालय को मुख्य अतिथि के नाम का चयन करने के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। तो विदेश मंत्रालय पहले सेट कर लेता है कि ये है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में ये आए, लेकिन जो है उसके बाद उनको परमिशन चाहिए राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की। उसके बाद ही जो है नाम का अनाउंसमेंट होता है। उसके बाद संबंधित देश में भारतीय राजदूत संभावित मुख्य अतिथि की उपलब्धता का पता लगाते हैं। अब जिस देश के जो है मुख्य को हम यहाँ बुलाना चाहते हैं, अब उनसे पूछेंगे भाई कि हमारे यहाँ 26 जनवरी को ये प्रोग्राम है, इस बीच से इस बीच तक जो हो क्या आप फ्री हैं। अगर फ्री होगा तभी तो हम यहाँ पे बुला पाएंगे। कई बार होता है कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कोई और होता है लेकिन वो उन दिनों पर उपलब्ध नहीं थे, नहीं आ सकते थे, तो हमें जो है सेकंड या थर्ड नंबर पर कई बार शिफ्ट करना पड़ता है। मुख्य अतिथि के नाम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भारत और आमंत्रित व्यक्ति के देश के बीच अधिक आधिकारिक संचार होता है। उसके बाद जो है बातचीत बढ़ जाती है, आना जाना कैसे रुकना है, किन किन मुद्दों पर बात होगी, ये सारी चीजें जो है लगातार फिर
डिस्कशन का मुद्दा रहती है। विदेश मंत्रालय में क्षेत्रीय प्रभाग सार्थक वार्ता समझौतों की दिशा में यहाँ पर काम करते हैं। प्रोटोकॉल का प्रमुख कार्यक्रम और लॉजिस्टिक्स के विवरण पर काम करना होता है कि कैसे आना है, कैसे जाना है, कहाँ स्टे करना है। यात्रा और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम प्रोटोकॉल प्रमुख द्वारा संबंधित देश के अपने समकक्ष को साझा किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पर कोई आएगा, कब कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसको तो नहीं पता हमारा कल्चर, तो उसको सब समझाना पड़ता है कि जो उसके साथ जो भी पीए वगैरह जो भी आए होते हैं उनको हम सब बताते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में कि ये सारा प्रोग्राम कैसे और कब होने वाला है। भारत सरकार के संबंधित विभाग जो भी हमारे होते हैं, जैसे विदेश मंत्रालय है, उन राज्यों की सरकारें होगी जहां पर भी होने वाला है, जो भी विभाग है जहां मुख्य अतिथि यात्रा कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, भारत में आ रहे हैं, चलो दिल्ली में तो आएंगे, इसके अलावा जो है कई जगह हो सकता है किसी राज्य विशेष में कुछ स्पेशल जगह पर जाना वो पसंद करें, तो वहां का वो राज्य सरकार और जिस भी एरिया में जा रहे हैं उसका विभाग उन सबको कोऑर्डिनेट करना होता है। सबके सहयोग से यात्रा के सभी पहलुओं जैसे सुरक्षा, रसद, खाना पीना, चिकित्सा आवश्यकता, डॉक्टर्स वगैरह की टीम होती है, सब कुछ यहाँ पर जो है किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने भेजा यहाँ से निमंत्रण कि आ जाओ हमारे यहाँ 26 जनवरी को और वो वहाँ से जो है ऐसे ही आ गए, लेकिन यहाँ पर सारी पूरी प्रक्रिया का ये जो है फॉलो किया जाता है। कुछ समय पहले जो यही आर्टिकल, ऐसा ही कुछ आर्टिकल चर्चा में था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 1000 व्यक्ति जो है यहाँ पर गेस्ट के रूप में आने वाले हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो व्यक्ति हैं वो भारतीय है, सरपंच हो गए, ग्राम प्रधान हो गए, बहुत सारे छोटे मोटे लोगों को यहाँ पर जो है आमंत्रित किया गया है ताकि उनको स्पेशल फील कराया जा सके। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने छोटे ग्रामीण स्तरों से जो है उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। स्पेशल 1000 गेस्ट होने वाले हैं। वो हमारा आर्टिकल है, अगर आप चाहो तो 5 मिनट का आर्टिकल है, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इंडोनेशिया की बात हो ही रही तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, उसके साथ ही सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक हमारे संबंध कैसे हैं वो देख लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया पड़ोसी देश हैं, ठीक है। उसके अलावा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हमारे हैं अंडमान सागर में है, जो कि इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के संबंध भी लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। रामायण महाभारत के समय के हमारे संबंध जो है यहाँ पर हैं। और बहुत सारे धर्म, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म, हिंदू मुस्लिम बौद्ध धर्म के आपको साक्ष्य वहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े बड़े मंदिर वगैरह, गुफाएं वगैरह कहाँ पर है? जावा, सुमात्रा में है। सारी चीजें वहीं पे देखने को मिलेंगी आपको। 1950 में इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति जो थे सुकर्णो ने इंडोनेशिया और भारत के लोगों से सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया था। यहाँ पर जो है औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा बाधित जो भी चीजें थी उनको फिर से स्टार्ट किया था 1950 के बाद। तो जो ये है, आप इनकी फोटो जो है हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो है आप बहुत सारी फोटो जो है सोशल मीडिया पे देख सकते हो, पूरे परिवार के साथ फोटोज वगैरह बहुत सारी, जिससे पता चलता है कि हमारे संबंध जो है इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। देखिए ये रहा, ये है इंडोनेशिया, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हमारे यहाँ पर है, और इंदिरा पॉइंट है, सबंग पॉइंट पोर्ट हमारा है, स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको। और 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये आपका बहुत बार प्रश्न पूछता है, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ जो पड़ोसी देश हमारा है तो पड़ोसी है, लेकिन बहुत पड़ोसी नहीं है, काफ़ी दूर का पड़ोसी है ये, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत का जकार्ता में जो हमारा मतलब हमारा दूतावास जो है भारत में, भारत का वो जकार्ता में है, और उनका कहाँ होगा? जाहिर सी बात है नई दिल्ली में होगा। भारत इंडोनेशिया को आसियान का प्रमुख सदस्य मानता है। इंडोनेशिया जो है, हम चाहते हैं कि हमारा मानना है कि वो आसियान का प्रमुख सदस्य है। दोनों राष्ट्र एक दूसरे की रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। साथ में दोनों देशों के बीच जो है महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार संबंध भी है। तो देखो, व्यापार संबंध किसी देश के साथ हमारे तभी अच्छे हो सकते हैं जब बाकी संबंध अच्छे हों। तो बाकी संबंध जैसे ही खराब होते हैं तो आर्थिक संबंध भी हमारे यहाँ पे खराब हो जाते हैं। भारत और इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है, लोकतंत्रों में से एक है। दोनों जो है G20, E7 गुट निरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य हैं। तो 4 जो ग्रुप हैं उनमें जो है दोनों ही शामिल हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंडोनेशिया का मैप है। सिंगापुर जो है यहाँ का पड़ोसी है, मलेशिया है, जकार्ता जो है, ये सारी चीज़ें हैं इसके आसपास की।
एक जो है आई थिंक इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया का ही एक ज्वालामुखी चर्चा में था, उसका कमेंट में आप नाम बताइएगा। लगभग 2024 में इंडोनेशिया था, हाँ इंडोनेशिया था। 2024 में लगभग 2000 बार विस्फोट हुआ है, उसके बारे में आप कमेंट में मुझे बताइएगा। यहाँ पर देखिए फिर लिखा 2013 के बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पोल के अनुसार वहाँ पर जो है 51% इंडोनेशियाई जो लोग हैं वो भारत के बारे में सकारात्मक अप्रोच रखते हैं। मात्र 21% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे बारे में या भारत के बारे में नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। 2023-24 में इंडोनेशिया ने भारत को 23.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पाद जो है निर्यात किए थे, मतलब जो है हमें बेचे थे। 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड जो रहा है टोटल 29.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक यहाँ पर पहुँच गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इतिहास क्या रहा है, कब हमने जो है किसको बुलाया था, सबसे पहले याद रखना है कि हमारा पहला चीफ गेस्ट कौन था जो 26 जनवरी में शामिल हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में ही मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने की शुरुआत हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, देखिए सबसे पहले जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे सुकर्णो, जो भारत में आए थे चीफ गेस्ट के रूप में पहले। तो यहाँ पर जो है तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कौन से नेता गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे हैं, कब कौन रहा है। 1950 से 1970 के दशक के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन और पूर्वी ब्लॉक से जुड़े कई देशों को अतिथि बनाया है। तो वहाँ पर समय समय पर बहुत सारे देश हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। 2 बार 1968 में और 1974 में ऐसा हुआ जब भारत में एक ही गणतंत्र दिवस पर 2 देशों के मुख्य अतिथि आए थे। तो 1968 और 78 में एक ही दिन में 2 मुख्य अतिथि आए थे। 11 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया, तो वहां पर किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था। ये यहाँ तक की जर्नी रही सारी हमारी, कब और किसको आमंत्रित किया गया है। अब आते हैं लेटेस्ट में 2020 से। 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर आए थे जेयर बोल्सोनारो। 2019 में जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा आए थे। 2018 में सभी 10 आसियान मेंबर्स आए थे। आपको याद होगा सब जगह जो है पूरे दिल्ली में जो है जगह जगह पर टोटल 10 जितने भी देश सबके झंडे लगे हुए थे, सारे देशों के 10 आसियान मेंबर 2018 में आए थे। 2021 और 22 में कोरोना के चलते कोई नहीं आया, आप सबको पता है। 2023 में जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और 2024 जो है बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि हमारा जो है 75वां जो है गणतंत्र दिवस था। तो यहाँ पर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है आए थे, साथ में जो वहाँ की एक सेना की टुकड़ी या कह लीजिए स्पेशल टुकड़ी आई थी जिसने जो है हमारे यहाँ पर 26 जनवरी में परफॉर्म भी किया था, जो कि अपने आप में बहुत चर्चा का विषय भी रहा था इस बार। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि इस बार हमारे यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाला है, साथ में मुख्य अतिथि को चयन करने की प्रक्रिया के बारे में समझा है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मुख्य अतिथियों को इन्वाइट करने का इतिहास रहा है वो भी समझाया है मैंने। और जो है इंडोनेशिया के लोकेशंस, हमारे रिलेशन जो है कल्चरल, इकोनॉमिकल, आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।